हाँ जी। तो सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे। सभी को राधे जय श्री कृष्ण। कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। ओके। तो चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक तो 7 दिन का फ्री लो शुगर का जो कोर्स है वो हमारा चल रहा है, जिसमें हम 6 दिन पढ़ चुके हैं। एक दिन की थोड़ी सी उसमें और बाकी है। ओके। दूसरा, आज से हम एक नई टॉपिक भी शुरू करेंगे, जिसका नाम है वैदिक निम्नोलॉजी और नेम करेक्शन निम्नोलॉजी। ठीक है। तो अगले 3 दिन फिर मेरे साथ हैं आप। अगले 3 दिनों में हम सीखने वाले हैं वैदिक निम्नोलॉजी कैसे काम करती है, और नेम करेक्शन, नाम चेंज करने का क्या फायदा, नाम को चेंज कैसे किया जाता है, क्या वाकई में नाम चेंज करने से भाग्य बदल जाता है, और नाम की वाइब्रेशन को कैसे चेंज किया जाता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम अगले 3 दिनों में जानेंगे। ठीक है। तो आप आज क्या सीखना चाहते हो? एक हमारा टॉपिक बचा हुआ है लोशु ग्रिड का, जिसका नाम था कंपैटिबिलिटी। वो पढ़ लें पहले, या उसको स्किप कर दें? हम अपना जो 3 दिन का हमारा है ये शुरू करें, जैसा आप चाहें। कि आप हमारे पुराने जुड़े हुए हैं सभी, पिछले 6 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ओके। अच्छा, वीवो जी कह रहे हैं सर बैलेंस जो पहले है वो कंपैटिबिलिटी पढ़ा दीजिए सर। ओके। स्पर्श कह रहा है सर स्किप कर दो। देख लो, जितने ज्यादातर लोग कहेंगे उतना कर लेंगे हम। ओके। सर क्या है, सब मतलब ज्यादातर लोग कह रहे हैं लिखो, सभी लिखेंगे तो समझ में आएगा ना आप चाहते क्या हो। देखो, चाहना आपने है, मुझे तो पढ़ाना है, मतलब मेरे से कुछ ही पढ़ लो आप। ठीक है, चलिए। तो ज्यादातर बोल रहे हैं कि सर पहले ना जो रह गया वो कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। ठीक। तो पहले कंपेटिटिव जो है वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना जो नए टॉपिक्स है वो शुरू करेंगे। ठीक है। तो अगले 3 दिन आज भी करेंगे, हम अगले 2 दिन भी करने वाले हैं। तो क्या टॉपिक क्या रहेगा हमारा? वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कितनी ऑथेंटिक है, कैसे काम करती है, कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं उसमें हम। दूसरा, नेम करेक्शन। जो आप सभी लोग नाम के पीछे भाग रहे हो ना चेंज कराने के लिए, क्या वो सही भाग रहे हो? या क्या मार्केट में जो नाम चेंज करने का तरीका अपनाया जा रहा है, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो सही तरीका है ना? आप में से 99% लोग मेरे फेवर में होते हैं जब भी मैं कोई डिस्कस करता हूँ लॉजिकली बातें। 1-2% लोग ऐसे आते हैं, चाहे वो फ्री क्लास में आते हैं, वो क्वेश्चन कभी पूछ पाते हैं कभी नहीं पूछ पाते, तो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। ठीक है। या फिर वो मुझे जो हमारे वीडियोस डले होते हैं उस पर कमेंट लिखे जाते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट कमेंट किसी ने लिखा है मेरे पे, जैसे मैंने लोशु की सच्चाई जो बताई है, बोला सर हम आप पे कैसे विश्वास करें। लॉजिकल क्वेश्चन है उसका, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन मुझसे लाइव क्लास में आके पूछो ना, मैं जवाब भी दूंगा। मैं कितना लिख दूंगा वहां चैट बॉक्स में या उसको, बात करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं सीधा बोला कि भाई मत करो। मैं तो घर नहीं गया था ना आपके बुलाने के लिए कि भाई आके मेरा लेक्चर सुन। आपको अगर नहीं विश्वास है तो रहने दो। दूसरा, जब भी मैं कोई बात आपसे कहता हूं जो कि मार्केट में चल रही है उसके अपोजिट, अगर मैं अपोजिट कुछ बोल रहा हूं तो मैं अपने सामने आपके सामने रखूं। मैं कभी भी बिना लॉजिक के या बिना आ, एक कहते हैं ना प्रूफ के आपके सामने नहीं आता। जब भी मैं कोई ऐसी बातें बताता हूँ जो मार्केट में चल रही है और मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो मैंने आपको लोशू गिड की सच्चाई बताई है, वो ऑथेंटिक है। मैंने बताया, जाके जाओ चाइना, है ना, एग्जैक्ट कोई चाइनीज बुक देखो। मैं कहता हूँ मेरी भी मत मानो भाई, मैंने तुम्हें सोर्स बता दिया, जाके देख लो। फिर जैसे 1 मिनट की बात कही तो मैंने ज्योतिष का एग्जांपल दिया ना आपको भाई, लॉजिकली बताया ना।
मैंने अगर 5 नंबर के बारे में बोला कि भाई ये जो 5 नंबर को बहुत बड़ी मानते हैं, खराब नंबर है, ठीक है, किसी स्पेशल कंडीशन में वो अच्छा रिजल्ट देता है, तो मैंने लॉजिकली बताया ना 5 के मतलब क्या है, ज्योतिष के हिसाब से 5 क्या है, वास्तु में 5 को क्या बोला गया है, टैरो कार्ड के अंदर जो 5 नंबर के कार्ड है नेगेटिव है। मैंने लॉजिकली बात की है। उन्होंने क्या लॉजिक दिया है? उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक बात कहते हैं कि वो लो शुगर के सेंटर में आ रहा है। सिर्फ एक सेंटर में आने से कोई नंबर बढ़िया नहीं हो जाता ना। फिर अगर वो बोलते हैं कि मरकरी स्टेबल है, तो मरकरी भाई साहब कहाँ से स्टेबल हो गया? मरकरी इज ए प्रिंस, बच्चा है वो। बच्चा कभी स्टेबल देखा है आपने? ठीक है। तो मैं उन 1% लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा नहीं कि मुझे उनको भी सेटिस्फाई करना है। भाई भगवान भी इस धरती पर आए हैं ना, तो उनको भी गलत कहने वाले लोग उस एरा में भी थे, और अब तो बढ़ गए होंगे। तो मुझे सबको करेक्ट नहीं करना, मुझे 100% को नहीं बोलना कि हाँ मेरे साथ 100% लोग खड़े जाओ। मैं नहीं जाता। ठीक है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। लेकिन ऐसे अगर लोग कोई हैं, मैंने किसी बात के लिए कुछ आपको मना किया या कोई गलत बोला है कि मार्केट में गलत पढ़ाया, तो मैंने तथ्य दिए हैं आपको। तो अगर ऐसी कोई बात करनी है तो लाइव क्लास में आके बोलो। आओ ना फिर लाइव क्लास में, या मेरे को पर्सनली कॉल कर लो अगर आपको इतनी शर्म आ रही है। कॉल कर लो यार। ये व्हाट्सएप पर लिख के चले जाना, और फेसबुक या यूट्यूब पे कमेंट करके भाग जाना, ये कायर तक का काम है। कायर लोग करते हैं ना। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आके करो कम्युनिकेट। मैं तो ओपनली प्लेटफॉर्म पर बोलता हूँ, आओ भाई, कोई तो आओ। ठीक है। तो ये उन 1% लोगों के लिए था। आप सभी तो खैर आप हमारे अपने हैं, और ये आप सभी का विश्वास है। आप सभी मुझे हिम्मत देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि सर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो भी मैं कर भी पाता हूँ। मैं भी तो एक इंसान हूँ यार। आपका सपोर्ट नहीं मिलता, आपकी तरफ से अगर ये नहीं आता मैक्सिमम लोग, सर अच्छा काम कर रहे हैं, सर अभी यही सीखना है, एक्चुअली हमारी आंखें खुल गई, तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि जो गलत चीजें हैं उनको खत्म किया जाए। ये चीज मुझे मोटिवेट करती है। आप नहीं लिखेंगे मैं भी घर बैठ जाऊंगा यार, मैं कुछ मरने दो यार, पैसे खराब जा रहे हैं उनके जा रहे हैं, नॉलेज सीख गलत सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, मेरे जेब से क्या जा रहा है? तो आप चीजें मुझे मोटिवेट करते हैं। तो जब तक आपकी मोटिवेशन आती रहेगी मैं ये काम करता रहूंगा। जिस दिन आनी बंद हो जाएगी मैं छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक है, चलो फॉलो। तो पहले जो छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे। और नाम वाला ना बड़ा अच्छा जाने वाला है हमारा। ठीक है, एग्जैक्ट बताऊंगा कि नाम चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, ये तो भाई ब्रह्म ज्ञानी है कि 2 मिनट में नाम चेंज करके ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेकर आते हैं यार ये लोग। चलिए। तो इसमें एक टॉपिक था हमारा, हम यहाँ पर रेमेडी कर चुके हैं पूरी, है ना, नंबर की और हर तरह की रेमेडी कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक टॉपिक छोटा थोड़ा सा और रह गया था। ये नंबर की रेमेडी तो कर चुके हैं हम, है ना। 5 एलिमेंट हमने पढ़ लिया है, नंबर की रेमेडी कर चुके हैं। ट्राइग्राम की रेमेडी मैंने बता दी थी आपको, करनी है आपने। ठीक है। और ये बच्चे इतने वो हैं, इतना परेशान करते हैं मुझे। मैंने कहा फ्री की क्लास पढ़ा दी, तुम मुझे पर्सनली मत तंग किया करो यार ज्यादा। उसको पहले समझ लो। बच्चे को थोड़ी बात समझ नहीं आती, मुझे फिर फोन मिला देगा कोई भी कि सर ये बता दो, सर ये सिंबल कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है। मैं कहा रिकॉर्डिंग सुन ले यार, सुन लो। ओके, चलिए। तो कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी से पहले एक चीज और समझ लो। लास्ट टाइम वो क्वेश्चन रह गया था हमारा कि अगर कोई नंबर एक्सेस में है तो क्या करेंगे। अभी तक मैंने जो भी रेमेडी आपको बताई है, कोई नंबर नहीं है तो कैसे लेकर आना। लेकिन अगर कोई नंबर एक्सेस में है तो क्या करोगे। मान लो कोई भी नंबर है, 1 है, 2, 3, 4, क्योंकि एक्सेस में जो नंबर है वो भी नेगेटिव रिजल्ट देता है, ये भी आपको मैंने सिखाया था। तो फिर उसकी रेमेडी कैसे करें। तो उसकी रेमेडी करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ये चीजें पढ़ाई थी, साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये इसलिए पढ़ाई थी, है ना। थोड़ा सा फंक्शू पढ़ाया था ना आपको, इसलिए पढ़ाया था। ओके। और अगर आप रिकॉर्डिंग या वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब पर चले जाइएगा, वहां मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है। ठीक है, तो वहां से उसको देख सकते हैं। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में क्या बताया था मैंने कि हर एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को बनाता है, आगे वाले एलिमेंट को, और उसके आगे वाले एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है।
तो जैसे वुड है, फायर को बनाएगी, अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगी। फायर एलिमेंट है, अर्थ को बनाएगा और मेटल को डिस्ट्रॉय करेगा। और इन्हीं सभी एलिमेंट के हमने कलर भी पढ़े थे ना, कलर पढ़े थे, कलर। और इनकी शेप भी पढ़ी थी ना, पढ़ी थी। बस अगर ये आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो अब यहां एक्सेस में कोई नंबर है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आप में से लिखिए किसका एक्सेस में नंबर है, जो आप चाहते हैं कि सर इसको बैलेंस कर दो आज। कर देते हैं यार, लिखो, चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा नंबर आपके पास एक्सेस में है। अच्छा, डबल वन, मतलब 3 बार 1 है और 9 3 बार है, 4 बहुत एक्सेस में है, ठीक है। चल लिखिए, 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 9 और 1 ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 और 1 को समझ लेते हैं, 9 और 1 को समझ लो, बस एक बार समझ लो, उसके हिसाब से आप सभी कर पाएंगे। ओके, 9 नंबर किसको गवर्न होता है हमारी, कहाँ गई स्क्रीन, ये रहा स्क्रीन, स्क्रीन, स्क्रीन। 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा, 9 नंबर इज व्हाट, 9 नंबर इज फायर एलिमेंट। और 1 नंबर क्या है, 1 नंबर इज वाटर एलिमेंट। तो पहले 1 नंबर को समझ लेते हैं कि अगर 1 ज्यादा है तो इसका मतलब वाटर एलिमेंट की अधिकता है हमारे पास, सिंपल लॉजिक, कि भाई 1 ज्यादा है तो 1 वाटर एलिमेंट की हमारे पास अधिकता हो गई। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज बैलेंस में चाहिए हमें। तो क्या करना, आप सीधा आइए फेंगशुई के डायग्राम पर, बहुत ध्यान से समझ लेना, कोई नहीं समझाता है फ्री में, लोग पैसे देके नहीं सिखा पाते यार। तो वाटर एलिमेंट ज्यादा है, 1 नंबर है, तो वाटर एलिमेंट को कम करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? पहली बात तो वाटर एलिमेंट का कलर क्या है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का इस्तेमाल हमें कम से कम करना है, ठीक है। दूसरा, ब्लू कलर का सिंबल क्या है, उसका शेप क्या है, अनइवन शेप, ऐसी लहर वाली शेप, या इसको अनइवन शेप भी बोलते थे। तो अनइवन शेप को कम से कम यूज करना है, और इस तरह की जो शेप होती है उसको अवॉइड करना है। तो पहला तरीका है, किसी भी एक्सेस वाले नंबर को, उसके कलर को, उसकी शेप को कम से कम यूज करना शुरू करो। मैं नहीं कहता कि ब्लू कलर को जिंदगी से निकाल, नहीं, कम कर दो उसको, इंटेंसिटी। और आप देख लेना, 1 नंबर अगर आपके एक्सेस एक्सेस में है ना, तो ब्लू कलर आप बहुत ज्यादा यूज भी करते होंगे। लिखो जरा चैट बॉक्स में, आपका फेवरेट कलर भी हो सकता है ब्लू कलर, लिखना जरा चैट बॉक्स में, जिसने लिखा था सर 1 नंबर मेरे पास एक्सेस में है, लिखो जरा चैट बॉक्स में, ऐसा ही है क्या। पूनम जी ने लिखा, राधिका ने लिखा, रैया सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और रीना जी ने लिखा है, ब्लू एंड ब्लैक, मलिक, ज्योति, सुनीता, प्रिया, सीमा, सब ने यस लिखा है। ये नेचर है कि जो एलिमेंट आप लेके बैठे हो, दूसरे उसी एलिमेंट को अट्रैक्ट करोगे आप। बड़ी गहरी साइंस बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्या करना, ब्लू को थोड़ा कम कर दो भाई, क्योंकि तुम्हारे पास है ना, उसकी तरफ भागोगे ज्यादा, उसको कम करना है। और उस जो एनिमल शेप है उसको कम से कम यूज करो, ठीक है। और क्या करना है आपने, एलिमेंट को पकड़ लो। क्या पकड़ना, कोई वाटर ज्यादा है तो क्या करेंगे, वाटर को कम करना है। जो एलिमेंट जिससे क्रिएट होता है उसको अगर हम कम कर देंगे तो उससे जो क्रिएशन हो रही है वो भी कम होगी। लॉजिक समझ रहा, कि जो चीज जिससे क्रिएट हो रही है ना, तो जिससे जो चीज क्रिएट हो रही है अगर उसको कम कर देंगे तो उससे क्रिएशन कम होगी। तो वाटर एलिमेंट किससे क्रिएट होता है, साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, साइकिल ऑफ क्रिएशन है मेटल से वाटर क्रिएट होता है। उसका मतलब क्या करना है, और क्या करेंगे आप, मेटल का यूज कम से कम करेंगे, मेटल का यूज कम से कम करना है, ठीक है। कम कर दो भाई, मेटल अपनी जिंदगी में कम से कम यूज करना शुरू कर दो, बस बैलेंस हो गया। अब मान लो जो फीमेल है ना, गृहिणी है या जो फीमेल है, अब वो तो भैया गहने तो पहनेगी, कोई ब्याह शादी में पहन लो, कोई बात नहीं, लेकिन डेली यूज में आप जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, जो वुड की चीजें हैं, क्रिस्टल की चीजें हैं, वो पहनो। क्या है, एक मंगलसूत्र पहनना, गोल्ड का पहन लिया, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी जो हमें पहननी है चीजें, क्रिस्टल पहनो, वुड की चीजें हैं, वो उन पे फैशन करो। कभी ब्याह शादी में जाना है, कभी एक ओकेशन है, तो उसमें जाली पहनो, कोई दिक्कत, लेकिन डेली यूज में मेटल को अवॉइड करना शुरू कर दो। सिंबॉलिकली आप मंगलसूत्र पहन सकते हो, मैं उसको मना नहीं कर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करेंगे, सिंपल, बस।
जिस दिन मेटल को थोड़ा कम कर दिया, मेटल से वाटर एलिमेंट क्रिएट होगा, तो वाटर अपने आप कम हो जाएगा। या या वो क्या कर सकते हैं? वाटर एलिमेंट का दुश्मन एलिमेंट क्यों, कौन सा है? क्या बोला था कि जैसे अर्थ एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को क्रिएट करता है और उसके आगे वाले को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि अर्थ एलिमेंट वाटर को डिस्ट्रॉय करता है, तो थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट अपनी जिंदगी में इंक्रीज कर लेंगे। क्या थोड़ा सा करना, ज्यादा करेंगे तो डिस्ट्रॉय कर देगा। हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना पूरा, डिस्ट्रॉय नहीं करना। ठीक है, तो क्या करेंगे? अर्थ एलिमेंट को अपनी जिंदगी में लाओ। क्या करना? अर्थ एलिमेंट के कलर, क्या कलर है? येलो, येलोइश कलर। तो येलो कलर को पूरा थोड़ा अपनी जिंदगी में इंटेक करो। और येलो कलर की शेप क्या है? मतलब अर्थ एलिमेंट की शेप क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर शेप की गारमेंट, है ना, अपना अपर लोअर जो भी रहता है वो पहनो, टेल लगाओ, बेडशीट लगाओ जिसमें स्क्वायर शेप बनी, है ना? तो हफ्ते में एक दो दिन ऐसी ब्लैंकेट, वो जो अपनी बेडशीट है वो रखो। किसी किसी महीने आप जो, हर महीने तो कर्टेन चेंज नहीं होंगे, तो एक महीना दो महीने जब चेंज करते हैं तो बीच में कभी कभी स्क्वायर वाले कर्टेन ले आओ, लगाओ अपने बेडरूम में। थोड़ा थोड़ा इसको यूज करना शुरू करेंगे तो भी आपका जो वाटर एलिमेंट है वो जो एक्सेस में है वो बैलेंस होना शुरू। बस इस तरह करना है। इस तरह से अगर 9 नंबर आपका ज्यादा है, 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट होता है? फायर को। फायर ज्यादा होगी आपके पास, फायर को कम करना है। क्या करना? क्या करेंगे? फायर के कलर कौन है? रेड कलर और ट्राइंगुलर शेप। एजेस वाली चीजें कम से कम यूज करनी है अपने डे टू डे लाइफ में। और रेड कलर को थोड़ा कम कर देंगे अपने, या रेडिश कलर की फैमिली के कलर जो है उसको कम से कम यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो फायर कम होगी। दूसरा, साइकिल क्रिएशन की तरफ जाओ। फायर किससे क्रिएट हो रही है? वुड से। अगर मैं वुड को कम कर दूंगा तो फायर अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जिससे जो चीज बन रही है अगर उसी को कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली उससे क्रिएशन कम होगी। तो वुड को कम करना। तो वुड को कम करने का मतलब क्या है? वुड को कम करने का मतलब क्या है? ग्रीन कलर को थोड़ा यूज करना कम करो। और जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको भी थोड़ा यूज करना कम। ठीक है। दूसरा, फायर का एंटी एलिमेंट कौन सा है? वाटर एलिमेंट। तो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वाटर इनटेक बढ़ा लो, या वाटर एलिमेंट के कलर और इन शेप को थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू। तो वाटर का कलर क्या है? ब्लू। थोड़ा सा अपनी जिंदगी में ब्लू कलर को बढ़ा लो और अनिवन शेप को यूज करना शुरू करो। सिंपल, हो गया। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, चलिए इससे रिलेटेड अगर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई रिलेवेंट। ऐसा नहीं सर मेरा बता दो, मतलब कोई नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मजा आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, हमारा मतलब नया जो सब्जेक्ट है fertility, उसकी तरफ चलते हैं। और फिर वैदिक की तरफ चलेंगे। ठीक है। टाइम जितना टाइम रहेगा उतना करेंगे, नहीं तो फिर कल से कर लेंगे वैदिक। और क्या मतलब, एक चीज पढ़ रहे हैं तो वो ढंग से पढ़ लेंगे। हाँ जी। हाँ, पहली बात तो कृति का बोलो। पहली बात तो जो भी क्वेश्चन पूछे जिसका कैमरा ऑन होगा उसी का क्वेश्चन लूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि आप रजाई में बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, आप कर लिया जाए। बोलिए, और पीछे से आवाज नहीं सर, आती। जो आपने रेमेडीज बोली, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो पर्टिकुलर कलर का कर्टन या वो शेप का कर्टन, तो जो एलिमेंट का डायरेक्शन है वहीं पर वो कलर्स या वो सब ऐड करना है, या पूरे घर में या आपके स्पेस में कहीं भी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो मजा भी आता है पढ़ाने में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिश करें कि उस जोन में वो रेमेडी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। उस जोन में वो रेमेडी हो जाए तो बढ़िया। लेकिन वो क्या होगा, कर्टेन फॉर्म में या पेंटिंग या सीनरी फॉर्म में हो तो हो सकती है। लेकिन अगर राइट। मैं बोलूँ बेडशीट में यूज करो तो नहीं हो सकती है ना। तो अगर obviously बहुत अच्छी बात है अगर आपका विंडोज है उस एरिया में और कर्टेन लगा हुआ है तो, और वही जोन पकड़ रहा है, वो दिशा पकड़ रही है, तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो भी हम इन रेमेडीज को कर सकते हैं, irrespective ऑफ कि कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तब भी कर सकते ओके। तो उसमें वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता कि चलो इसमें हैं। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में चलो नहीं ब्लू आता, रेड नहीं। नहीं यूज कर सकते, या ऐसा ये कुछ नहीं ये बेसिकली उस? आप, ये बेसिकली आपकी गलती नहीं है, ये सारे यूट्यूब या पॉडकास्ट या रीलिया वाले जो लोग हैं ना, ये ऐसा मिथ फैला रहे हैं। कहीं भी क्लासिकल लिटरेचर ने, शास्त्र ने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली। अच्छा। ठीक है। देखिए कृतिका जी, ध्यान से समझना।
इन शास्त्र का काम है आप आपके जीवन में आपके जीवन को खुशहाल बनाना, आपको परेशानी से निकालना। ये शास्त्र का मेन मोटिव है। और एक कंसल्टेंट का भी, या एक जो रीडर है, या एक जो कंसल्टेशन दे रहा है ना, या कोई गुरु है, उसका भी मेन मोटिव यही है कि आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, कैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिले। यही तो पर्पज है। राइट। लेकिन आप जितने इन पॉडकास्टियों को सुन लो, इन वीडियो को सुन लो, इन फेसबुक को सुन लो, इन यूट्यूबर को सुन लो, इनको सुन लिया तो जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, कम नहीं होती। तो ऐसी चीजों को की तरफ क्यों जाना जो जिंदगी और खराब कर रहे हैं। ध्यान से समझ लेना। तुम कल, जैसे किसी एक बच्चे ने पूछा, सर हमें कैसे पता लगे, हमें कैसे पता लगे कि भाई हम जिससे सीख रहे हैं या जिसको सुन रहे हैं, रील वाले को, पॉडकास्टिया को, है ना, जो सोशल मीडिया में अपने आप को प्रमोट कर रहा है, हमें कैसे पता लगे वो ऑथेंटिक है या नहीं है। सिंपल। मैं नॉलेज की तरफ जा ही नहीं रहा, छोड़ दो एक बार को नॉलेज, ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूँ। मैं कहा उसको सुन लो। उसको सुनने के बाद अगर आपकी जिंदगी में रिलीफ मिलता है, सुकून मिल रहा है, शांति आ रही है, बेटर हो रही है लाइफ, तो यस वो अच्छा है। लेकिन उसको सुनकर आप और ज्यादा परेशान हो गए, ठीक है, मन में हलचल होगी, उसने और मिसगाइड कर दिया आपको, तो वो खराब है। हम्म। सिंपल। बस। जैसे सर अभी और लास्ट में किसी ने पूछा था कि वो जी मंदिर में वो रेड कलर का वो कर्टेन लगाए ना लगाए, जो माता की चुनरी है वो रेड कलर की डालें डालें, है ना। अरे भैया, सदियों से एक सनातन यही करता है। अब ऐसा कौन सा ऋषि पैदा हो गया जो बोला कि इसके गलत रिजल्ट आएंगे। तो यानी क्या परेशान हो गए कि भाई मैं सदियों से कर रही हूँ, मैं तो माता की चुनरी रेड लेकर आ रही हूँ, है ना, मैं तो दिया जला रही हूँ, दिया नहीं जलाना चाहिए, वो भी तो रेड कलर है। तो दिया जलाना बंद कर दोगे मंदिर में या पूजा घर में अपने, तो इससे क्या होगा, आप परेशान हो गए, मैं इतने सालों से कर रही हूँ यार, शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी में परेशानी तो नहीं आ रही। तो इंसान की जिंदगी में कुछ तो कुछ परेशानी चल रही होती है ना। क्या कहता है, कुछ भी गलत सुनकर वो उसको अपने से कोरिलेट कर लेता है, यार शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। परेशानी बढ़ गई या कम होगी, बढ़ गई। तो हर वो गुरु जो परेशानी सॉल्व करे, आपकी जिंदगी को आसान बनाए, वो शास्त्र ठीक है, वो इंसान ठीक है, बाकी सब सही है। जी। सर इसी का और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये है कि फॉर एग्जांपल घर पे दो तीन मेंबर्स हैं, एक को एक के लिए ब्लू ठीक है, ऐड ऑन करना है, मैं लेकिन समझ गया, मैं हाँ समझ तो गया। इन तो दैट केस। उस केस में जैसे मैंने बताया, पर्सनलाइज चीजें। अच्छा। अब ओके। जैसे अपोजिट हो गया, मान लीजिए एक को वाटर की डेफिशिएंसी है, एक को फायर की डेफिशिएंसी है। अब हम्म। दोनों ये आपस में एंटी एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या करना, कोई पर्सनल चीजों में यूज करो। अपने कपड़े अलग अलग है ना, कपड़े अपने उससे साथ पहनने, अपनी जो डे टू डे लाइफ में हम जो चीजें यूज करते हैं पर्सनली, ज्यादा यूज करेंगे, बस। ओके। बस ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हाँ रीना जी बोलिए। बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ रीना जी बोलिए। सर ये पूछना था कि जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है हाँ जी। उसमें आपने बताया था जैसे वुड को एयर से किया था कि हम एयर एलिमेंट को देखें तो वो भी फायर इग्नाइट करेगा क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन जो है पॉसिबल नहीं है फायर लगना, दैट इज फेयर। बट अगर वैसे ही हम मेटल को अगर रिप्लेस करके स्पेस एलिमेंट से करें तो उसको हम कैसे कोरिलेट कर पाएंगे साइकिल ऑफ क्रिएशन में? भाई सम सिंपल नहीं, साइकिल ऑफ क्रिएशन में आप क्या समझ रहे हैं, मतलब क्यों मेटल को और स्पेस बोला गया, आप ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ जैसे वुड को हमने एयर के साथ किया कि हाँ वुड है एयर है एक ही बात हो गई है ना, हाँ तो हम हाँ साइकिल ऑफ क्रिएशन में ले लिया। वैसे ही हम बोल रहे हैं मेटल इज हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं, हाँ तो हाँ मेटल इज स्पेस। तो हम हाँ। क्या साइकिल ऑफ क्रिएशन में उसको कोरिलेट कर पाएंगे उस वे से, या वो बिल्कुल ही डिफरेंट है? नहीं नहीं, वो तो साइकिल ऑफ क्रिएशन में सिंपल है कि वो एक क्रिएशन साइकिल बनाई गई है। मैंने सिर्फ हम्म। आपको वहां पर ये डिकोड करने की कोशिश की थी कि जिसको हम एयर एलिमेंट बोलते हैं उसको चाइना वाले वुड एलिमेंट बोलते हैं, बात सेम है। मैंने वहां पर करेक्ट वो कोरिलेट करेक्ट। किया था। उसका साइकिल ऑफ क्रिएशन डिस्टेंस में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके। दूसरा, मेटल एलिमेंट को क्यों हम स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, वो मेटल एलिमेंट बोलते हैं, तो बात एक ही हम्म है कि मेटल हम्म आपके अंदर अपनी स्पेस क्रिएट करता है ना, तो हम्म उसको स्पेस एलिमेंट इसलिए, मतलब हमारे स्पेस को उन्होंने मेटल एलिमेंट बोल दिया।
तो तरीका अलग अलग है लेकिन चीजें वो ही ओके। है। वो समझाने की मैंने कोशिश हाँ की, क्योंकि जी। इसका साइकिल ऑफ क्रिएशन से कोई लेने देना हाँ, मैं बस वही जानना चाह रही थी कि क्या कोरिलेशन हो सकता नहीं, है कोई उसका। रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, वो साइकिल ऑफ क्रिएशन अपना अलग है, उसका कोई मतलब नहीं। ओके। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। चलिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं बाद में। तो ये हमारा जो था एक थोड़ा सा रह गया था। अब एक और चीज है हमारी, जो कंपेटिबिलिटी थी, वो तो 5-10 मिनट में हो जाएगी हमारी, उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है हमारा। लेकिन वो मैं आपको पूरी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि अगर पूरी तरह से कंपेटिबिलिटी सिखानी है ना मुझे आपको, तो फिर कुछ और चीजें सिखानी पड़ जाएंगी, है ना। लेकिन फिर भी यहां से भी आप थोड़ा सा क्लू ले सकते हो। कंपेटिबिलिटी, तो Loshu grid also provide a good tool to check the compatibility of a boy and girl desire to get married or two or more person wishing to enter into the relationship or partnership, है ना। तो मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि दो लोगों की कंपेटिबिलिटी, चाहे वो फ्रेंड बनना चाहते हैं, चाहे वो लवर बनना चाहते हैं, चाहे वो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों का संबंध दिल से है। फ्रेंडशिप का मतलब है दिल से कनेक्ट होना। ठीक है, तो कोई भी है तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो वेदर देयर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप विल बी लॉन्ग लास्टिंग और नॉट, तो हम हमारे पास एक कंपेटिबिलिटी का चार्ट है। लेकिन मैं इसको आगे पढ़ाने से पहले बोल रहा हूं कि ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सिस्टम है। यहां पर थोड़ा सा जज करने के लिए तो ठीक है, जिनकी हो चुकी है उनको जज करने के लिए, फ्रेंडशिप तक जज करने के लिए ठीक है, लेकिन कोई भी, मैं अभी कोट कर रहा हूं, ये ऑन एयर जाने वाला है एज इट इज, कि सिर्फ इसी बेस पर कोई लव कंपेटिबिलिटी या मैरिज कंपेटिबिलिटी ना करे। मतलब आपने पढ़ लिया और सिर्फ इसी बेस पर एक मैरिज की तरफ आप चले गए या लव पार्टनर की तरफ चले गए, तो फिर चीजें गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अधूरा कॉन्सेप्ट है ना, अधूरा कॉन्सेप्ट है थोड़ा। क्योंकि इसके अंदर एक चीज यूज होने वाली है, पर्सनल ईयर। वो मैंने सिखा तो दिया निकलता कैसे, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन सिखाने के लिए मुझे अभी 3-4 क्लास और लेनी पड़ जाएंगी, है ना। तो ना तो ये हमने पार्ट में डाला था, और ना ही इतना मेरे पास अभी टाइम है। ओके, तो इसको आप फ्रेंडशिप तक लगा सकते हैं, या जो शादियां लवर लव अफेयर हो चुके हैं उनको जज कीजिए पहले आप। लेकिन किसी कोई पूछने आ जाए कि मेरे लिए लड़का ठीक है, मैं शादी करना चाहती हूँ, तो फिलहाल प्लीज जो मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ इसी बेस पर हाँ ना मत कहना। ठीक है, इसमें थोड़ी ये चीजें लगने वाली। ओके, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है 1-2 बार, किसी ने लव अफेयर कर लिया ऐसे, वो बंदा ठीक नहीं निकला या बंदी ठीक नहीं, ये याद नहीं मुझे। तो फिर वो का फोन आया, सर तो ठीक नहीं निकली ऐसे, अब मैंने आप देख कर, तो मैं पहले कोट कर देता हूँ। तो however some relationship appear to work incredibly smoothly with a little efforts, while other seems to require constant work. तो एटलीस्ट यहां से ये पता लगने वाला है आपको कि भाई, मैं किसी का रिलेशनशिप में हूं या शादी हो चुकी है या लवर है आपस में, तो थोड़ा सा कितना एफर्ट्स मुझे इस रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी या इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने में लगाना पड़ेगा, तो ये तो पता लग जाएगा। तो यहां से ये पता लगाया जा सकता है डेफिनेटली। Naturally, all the relationships need to work, but some need great deal more than the other. And unfortunately, most of the hard work are usually done by just one of the part. देखिए, कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप है, लव रिलेशनशिप है या शादी है, कंप्रोमाइज पर चलती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई बिल्कुल ऐसी कंपेटिबिलिटी मैं आपको दे दूं, बता दूं, जहां पर दोनों में से किसी को कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और आपकी जिंदगी आसान हो जाए, ऐसा नहीं है ना। हर रिलेशन में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन कुछ होता है कि थोड़े बहुत एक कंप्रोमाइज किए, थोड़ा बहुत टेक केयर की, और जिंदगी गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। कुछ में क्या होता है, बहुत ज्यादा कांस्टेंट वर्क करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप में, अपनी पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है या लव रिलेशन वाली पार्टनरशिप है। वो कहता है एफर्ट्स डालना पड़ता है तब वो चलती है, और कुछ ऐसी होती है जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो भाई, आज भी खत्म है और 5 साल बाद भी खत्म है। तो ये फर्क है, यहां से ये जान सकते हो आप। तो हम लोशु का एक थोड़ा सा यूज करते हुए कि कंपेटेबिलिटी जान सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसको बिल्कुल नई रिलेशनशिप में जाने से पहले सिर्फ इस बेस पर ना जाएं, ये थोड़ा ध्यान रखें आप बस। इन दिस सिस्टम इट इज वेरी इजी टू चेक एंड डिटरमाइन द कंपेटेबिलिटी, इट कैन बी डन इन जस्ट 3 स्टेप। तो यहाँ पर 3 स्टेप बताए गए हैं, लेकिन और भी स्टेप इसके होंगे आगे, जो हम पाइथागोरस में यूज करते हैं।
पहला चेक क्या करना है, चेक वेदर द चार्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ईच वंस डेट ऑफ बर्थ आर सिमिलर, each see whether each partner is giving the other a number that he or she does not have already in personal grid. ठीक है, सिंपल समझिए, सिंपल भाषा में समझिए। सबसे पहली अच्छी कंपैटिबिलिटी वो मानी जाती है अगर मेल फीमेल, दो दोस्त हैं, मेल मेल हो सकता है, फीमेल फीमेल हो सकती है, दो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जो भी है, अगर उनके पास नंबर ज्यादातर कॉमन है, ज्यादातर मान ली एक आध नंबर उनके पास नहीं है, एक आध नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नंबर कॉमन है हमारे पास, तो एक वो सबसे अच्छी कंपेटिटिव मानी जाती है। अब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, कि तीनों के अलग अलग मतलब है। बिजनेस पार्टनरशिप के मतलब अलग है, लव रिलेशन की पार्टनरशिप के मतलब अलग है, और मैरिज की पार्टनरशिप के मतलब कुछ अलग है। यहां तक हम मतलब डिकोड कर सकते हैं चीजों को, समझना ध्यान से, लेकिन मार्केट में कोई बताएगा नहीं आपको कि तीनों के मतलब अलग अलग हैं, तीनों की कंपैटिबिलिटी और डीपली जब स्टडी की जाती है तो जो एस्पेक्ट होता है चीजों को देखने का वो बदल जाता है। ठीक है, लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे अभी। तो सबसे पहला रूल क्या है कि दो लोग जिनकी लोशो ग्रेड बनी है उनके पास लगभग नंबर सेम है, तो वो कंपैटिबिलिटी अच्छी मानेगी। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छी मानी गई है जिनके पास दोनों के पास सेम ही नंबर है, जो दूसरे का मिसिंग है वो उसके बाद मिसिंग है, जो उसके बाद मिसिंग है वो उसके बाद मिसिंग है, बढ़िया है, कंपेटेबल होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसा मैं वैसा सामने वाला। तो भाई झगड़ा किस बात का है? झगड़े तब होते हैं ना जब मेरी नेचर कुछ अलग है, मेरे पार्टनर की, मेरे बिजनेस पार्टनर की, मेरे लव पार्टनर की नेचर कुछ अलग है, झगड़े तभी तो होंगे। सेम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी, भाई झगड़ा किस बात का? वो अच्छी अच्छी कर जाएगी, ये बेस्ट कंपेटिबिलिटी है। दूसरी अच्छी कंपेटिबिलिटी बताई गई है, लेकिन यहां पर आपको एक रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान से समझ लेना। ना ये किसी किताब में मिलेगा आपको, ये चीज जो मैं बता रहा हूं। दूसरी कंपेटिबिलिटी क्या बोले इसी पैराग्राफ में, मतलब पहले चैप्टर में ही, या पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी के अंदर दो चीज छुपी हुई है। पहला बोल रहे कि सेम नंबर हो, बहुत बढ़िया। दूसरा बोला है कि सेम नंबर के होने के साथ साथ कुछ अलग अलग नंबर दोनों के पास होने चाहिए, और दोनों एक दूसरे को नंबर ऑफर कर रहे हैं। जैसे हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई दो इंसान मिलकर पूर्ण होते हैं, अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपना परिवार को आगे बढ़ाते हैं, दोनों मिलकर बढ़ा रहे हैं, है ना? दोनों का सहयोग है। और हमारा शास्त्र तो इससे ऊपर की बात कहता है कि वे शिव और शक्ति मिलकर एक होते हैं। तो जो लाइफ पार्टनर है यहां पर, दोनों मिलकर एक होते हैं, शिव और शक्ति मिलकर। तो यहां पर अगर उनको इस बता दिया जाए, काउंसलिंग कर दी जाए उनकी थोड़ी सी, कि भाई देखिए आपके पास ज्यादातर नंबर अलग अलग है, और आप दोनों मिलकर एक दूसरे को पूर्ण बनाते हो, वरना दोनों मतलब पूर्ण नहीं है, ध्यान रखना। अगर अब ये ठीक है मार्केट में चल रहा है कि भाई मैं संपन्न, मैं पढ़ी लिखी, मैं पढ़ा लिखा, मैं इंडिपेंडेंट, लड़की कहती मैं भी इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेती, लेकिन नेचर भी क्या मेल फीमेल को बैलेंस करती है, धरती आकाश, शिव और शक्ति, ठीक है, बीज और पृथ्वी। तो दोनों मिलकर ही कुछ हो सकता है। धरती ना हो, बीज बोले मैं अपने आप उग जाऊंगा, भाई कैसे उग जाएगा? और धरती बोले कि भाई मैं तो अपने आप पैदा कर लूं, कैसे? जब तक बीज नहीं आए तो कैसे पैदा कर लूं? बहुत ध्यान से समझ लो इस बात। तो दोनों मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है नेचर के अंदर। जितनी रिस्पेक्ट मेल की है उतनी रिस्पेक्ट फीमेल की है। ठीक है, हमारी संस्कृति ऐसी है ना, कि भाई फीमेल की हम एक देवी के रूप में देखते हैं, बेटियों को, है ना, जैसे बेटी पैदा होकर बोला लक्ष्मी आई है, शादी करके आते हैं बोला लक्ष्मी आई है, तो हम और ज्यादा सम्मान देते हैं। लेकिन नेचर ने सबको इक्वल माना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर दोनों के पास अलग अलग नंबर हैं, तो उनकी रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत है। उनको ये बताना है कि भाई मेल और फीमेल मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक कपल है जिनके पास अलग अलग नंबर है, इसका मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके पास जो जीने की कला है, दोनों के पास अलग अलग है। जैसे मान लो
एक के पास लव एंड रिलेशनशिप के नंबर ज्यादा है और एक के पास कमर्शियल नंबर ज्यादा है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कपल को दोनों चीज चाहिए, कि वो कमर्शियल लेवल पर भी अच्छा काम करें और उनकी लव लाइफ भी अच्छी चलती रहे। लव लाइफ मतलब डोमेस्टिक लाइफ। मान लीजिए एक के पास गृहस्थी के नंबर अच्छे ज्यादा हैं और एक के पास बिजनेस या जॉब करने के नंबर ज्यादा अच्छा है। जैसे ज्यादा था, एक इनर वर्ल्ड हमारा, एक आउटर वर्ल्ड। जब और पाइथागोरस समझेंगे ना, आपको और समझ में आएगा कि इंसान के पास, मान लीजिए मेल के पास आउटर वर्ल्ड के नंबर ज्यादा है, फीमेल के पास इनर वर्ल्ड के नंबर ज्यादा है। बहुत बढ़िया गृहस्थी चल सकती है अगर काउंसलिंग कर दी जाए कि भाई घर, एक फीमेल संभाल सकती है आपका इनर वर्ल्ड के नंबर है तो घर को बांध के रखेगी, परिवार को परिवार बना के रखेगी। और एक मेल का काम होता है कि आउटर वर्ल्ड, हमारा दूसरा संसार भी आउटर वर्ल्ड, हमारे रिश्तेदार हैं, कमाना दमाना है, बाहरी जो जिंदगी है उनके पास वो नंबर ज्यादा है। मतलब क्या है, ग्रैनी घर को संभाल रही है और मेल जो है वो बाहर को संभाल रहा है। बढ़िया है ना। दोनों ही वर्ल्ड चाहिए भाई, हमें हमें इनर वर्ल्ड भी स्ट्रॉन्ग करना है, हमें आउटर वर्ल्ड भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक तरह से पार्टनरशिप नहीं होती है, बिजनेस पार्टनरशिप कर लेते हैं कि भाई तू मार्केटिंग देखेगा, मैं फाइनेंस देखूंगी, देखूंगा, तू तू तुम सेल्स देखोगे, मैं मार्केटिंग देखूंगा। भाई दो बिजनेस पार्टनर डिवाइड कर लेते हैं तो अच्छी जिंदगी चलती है उनकी। तो बेटर जिंदगी है। मान लीजिए एक मेल के पास मान लीजिए पहाड़ों में घूमने के नंबर है, फीमेल के पास समुद्र में घूमने के नंबर है। होते ही नंबर ऐसे भाई। तो मान लीजिए अगर दोनों के पास पहाड़ों में घूमने के नंबर होते, दोनों पहाड़ी में ही घूमते जिंदगी भर, जब भी वैकेशन में जाते उनको पता ही नहीं था समुद्र के क्या मजे होते हैं। तो अब दोनों के पास नंबर अलग अलग हैं, एक को पहाड़ों में घूमने का शौक है, एक को समुद्र में घूमने का शौक है। भाई एक साल पहाड़ों में चले जाओ, एक साल समुद्र किनारे घुमाओ। तो जो दोनों लोग एक दूसरे एस्पेक्ट से अनजान थे कि भाई पहाड़ों में घूमने का मजा क्या आता है, पानी वालों को पता नहीं था, वो गया तो उसको अच्छा लगेगा, नए नए एक्सपीरियंस होंगे। और जो पानी में जाता था वो पहाड़ पे नहीं गया कभी, वहां जाएगा तो वहां उसको आनंद आएगा। एक क्लासिकल मूवी पसंद है, एक को रोमांटिक मूवी पसंद है, या मार धार वाली पुष्पा वाली मूवी पसंद है। दोनों एक दूसरे की जब एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो दोनों को एंजॉय करेंगे, दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। इस जीवन में हम जिंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, लर्निंग करने आए हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने आए हैं। कब सीख पाओगे, जब दोनों पार्टनर का अलग अलग नंबर होंगे। इसका मतलब है काउंसलिंग कर दी तो उनको क्या समझना है, दोनों एक दूसरे को ऑफर करो अपने नंबर। मतलब अपनी जिंदगी, जो आपके पास स्ट्रेंथ है, अपने पार्टनर को वो जिंदगी जियाओ, है ना। तो आपका पार्टनर एक्सप्लोर करेगा। ऐसे ही मेल के पास जो नहीं है वो फीमेल उसको ऑफर करेगी, कर रही है। तो दुनिया में आपका आस्पेक्ट बढ़ जाएगा, दुनिया को देखना नजरिए बदल जाएगा। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन कब, जब आप रेगुलर काउंसलिंग करें। ठीक है। तो ये था दूसरा पॉइंट। ये लिखा, चेक चेक देयर टैलेंट नंबर एंड टू फाइंड हाउ कंपेटेबल दे आर। टैलेंट नंबर, टैलेंट नंबर का मतलब होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नंबर होता है हमारी जिंदगी में वो होता है हमारा टैलेंट नंबर, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ठीक है। वो दोनों का कितना कंपैटिबल है, जितना वो कंपैटिबल होगा हमारी रिलेशनशिप की जो लॉन्जिविटी है, लॉन्जिविटी तो उसकी उम्र, हमारी रिलेशन की उम्र उतनी बढ़नी चाहिए। ठीक है। अब उम्र का मतलब ऐसा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। जैसे कुछ कपल आप देखेंगे शुरुआत में बहुत अच्छी स्टार्ट होता है जिंदगी, है ना, मतलब 2-4 साल अच्छे जाते हैं, उसके बाद 30 साल 40 साल जितनी भी उनकी मैरिड लाइफ की जिंदगी रहती है दोनों कपल की, है ना, वो लड़ते झगड़ते हो जाती है। खुद की लंबी चलती है कि भाई हाँ, जहां तक हमारी जिंदगी अच्छी चली है, मतलब कंपेटेबल रही है। तो उस कंपेटिबिलिटी, उस लॉन्जिविटी की बात कर रहा हूँ। लॉन्जिविटी का मतलब, मैंने कभी कभी लोग गलत निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे कैसे पता लगता है, लोग मैसेज करते हैं ना बाद में, का मैसेज आता है, सर क्या मेरी जिंदगी छोटी है, मेरी तो कंपेटिबिलिटी नहीं मिल रही, क्या आप अलग हो जाएंगे, क्या हमारी डेथ हो जाएगी किसी की? नहीं भाई, ऐसे नहीं है ना। लॉन्जिविटी का मतलब है एक प्रॉस्पेरिटी वाली जो पीरियड है तुम्हारा, उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा। ये मतलब है, डिवोर्स नहीं होने वाला भाई। ठीक है। तो कभी कभी आप ना, मैं सिखाना कुछ और चाहता हूँ, आप कहीं दूसरी जगह ले जाते हो उसको। ठीक है? ये मतलब है।
तो दूसरा ही है। अब ये कैसे देखेंगे कंपेटिबिलिटी, ये मैं बता रहा हूं अभी चार्ट से आपको। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लुक देयर पर्सनल ईयर। अब ये बहुत बड़ी कंपेटिबिलिटी है। यदि पर्सनली वो समझ लिया, अब ये भी कोई नहीं सिखाने वाला आपको, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। दो लोगों के पर्सनल ईयर कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के पर्सनली कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दो चीजें अगर आपने समझ ली, यहां पर एक ही समझा पाऊंगा, दूसरे को समझाने के लिए फिर तीन चार क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे। ठीक है। टैलेंट नंबर और पर्सनल ईयर देखकर किसी का भी ये बताया जा सकता है कि भाई इनकी जो लॉन्जिविटी है रिलेशनशिप की वो कितनी लंबी चलने वाली है, और उस लॉन्जिविटी में भी कितने साल खुशियों वाले जाएंगे और कितने साल इनकी झगड़े ज्यादा रहे। अगर टैलेंट नंबर मैच कर गया तो मतलब लॉन्जिविटी बढ़िया है, मतलब लंबे समय तक साथ रहेंगे। लेकिन अगर पर्सनैलिटी की कंपेटिबिलिटी नहीं बनेगी ना, तो उनकी जिंदगी ना ऐसी चलेगी कि भाई 365 दिन में से 200 दिन तो लड़के गुजारेंगे। या अगर नंबर की फॉर्म में लेते हैं, मान लीजिए उनकी 30 साल की मैरिड लाइफ है, तो उनको 25 साल लड़ते झगड़ते गुजरने वाले हैं, 5 साल ठीक है, ठीक कर लें। तो जिन लोगों की पहला नंबर मैच कर जाता है तो उनके डिवोर्स नहीं होते, और जिंदगी भर लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी को काटते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मैच कर जाएं तो बहुत बढ़िया। तो यहां से इन दोनों को स्टडी करके ये बताया जा सकता है, अगर ये दोनों ही मैच ना करें, कि मान लीजिए टैलेंट से टैलेंट मैच नहीं कर रहा और पर्सनैलिटी की मैचिंग में नहीं आ रही, तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की बात कर रहा हूं, मतलब जो इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि डाइवोर्स आज भी हो और चाहे 5 साल बाद जाके हो। डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं नहीं कह रहा कि हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि और भी बड़े एस्पेक्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे पास दो ही चीजें हैं कंपेयर करने के लिए, जब पाइथागोरस सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां पर मेरे पास 6 चीजें हैं कंपेयर करने के लिए। उन 6 चीजों को कंपेयर करके हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि किसकी लव पार्टनरशिप चलने वाली है, कितने दिन चलने वाली है, किसके डिवोर्स होंगे आज हो या 10 साल बाद हो, और किनके डिवोर्स होंगे ही नहीं। भाई तुम जिंदगी भर लड़ लड़के गुजारोगे, तुम्हारा डिवोर्स हो ही नहीं सकता। किनका होगा किनका नहीं होगा, ये पाइथागोरस में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक चीज सिखा देते हैं आज आपको। पहला नंबर कैसे निकालना है ये आपको पता ही है, नहीं पता तो सीख लो। कोई डेट ऑफ बर्थ हमारे January 29, 1983 मान किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो जनवरी का मतलब है 1, 29 का मतलब है 2 + 9 = 11, 11/2 किया तो 11 से क्या बना, 1 + 1 = 2। तो न्यूमरोलॉजी का थंब रूल, हमेशा सिंगल में कन्वर्ट करते हैं आपस में ऐड करके। फिर 1983 को ऐड किया तो आया 21, 21 डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिएगा, 1 + 2 = 3। तो 3 + 2 + 1 = 6। तो मेल का टेल नंबर 6 आ गया। फीमेल ले लो, फीमेल का है January 6, 1985, तो इसको सिंगल में कन्वर्ट किया आपने, तो जनवरी का 1 आ गया, 6 का 6 आ गया, 1985 को 23 आया, 23 मतलब 3 + 3 = 5। तो 5 + 6 + 1 = 12, 12 डबल डिजिट है, सिंगल में कन्वर्ट करो, 1 + 2 = 3। ठीक है, तो 3 टेल नंबर। तो मेल मेल का टेल नंबर 6 है, फीमेल का 3 है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को देख लो भाई, इस चार्ट से पता लगा लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ABCD, छात्र की ग्रेड लिखे हैं यहाँ पर, छात्र के ग्रेड लिखे हैं। ये वही ग्रेड है जैसे हमें ग्रेड मिलते हैं, मार्क्स, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो मतलब A ग्रेड बेस्ट है, B ग्रेड उससे कम, C ग्रेड भाई चल चल जाएगी कैसे भी, और D ग्रेड तो भाई भगवान ही मालिक है तुम्हारा फिर। ठीक है, तो ये मतलब है। तो यहाँ पर ऊपर ये मेल के नंबर है, ये यहाँ पर फीमेल के नंबर है। अब यहाँ पर क्या आया, 3 और 6 है ना। यहाँ पर क्या है देखिए, मेल का 6 है, फीमेल का 3 है। देख लो भाई, ये मेल ऊपर है, मेल का 6 है तो 6 पे चले जाओ, ये रहा 6। फीमेल का 3 है, कहां पर है 3, ये रहा 3। इनको मिला दो आपस में, मिला दो, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, क्या आया, ए ग्रेड आ गया। तो मतलब क्या है, इनकी ए ग्रेड की रेटिंग आ गई। सिंपल है, मतलब डिवोर्स नहीं होने वाला, अच्छी जाने वाली है। तो इनकी रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी, आयु, इसकी रिश्ते की आयु लंबी है।
ठीक है, ये मतलब। तो इस तरह से हम किसी का भी इस डायग्राम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि पर्सनल ईयर सिखाएंगे तो पहले पर्सनल के सारे पढ़ाने पड़ेंगे, फिर कंपैटिबिलिटी सारी पढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें मेरा हफ्ता लग जाएगा, हफ्ते से ऊपर लग जाएगा। ठीक है, और पार्ट ऑफ द कोर्स है भी नहीं था ये। फिर यही सब कुछ सीख लोगे तो भाई मैं बच्चे कैसे पालूंगा यार, ये भी तो सोचना होता ना। तुम भी वेरी फ्रैंक यार। ठीक है, तो कुछ पेड़ के लिए भी रख दो यार। पर इतना भी कोई फ्री में सिखा देना आपको तो बहुत बड़ी बात। इतना भी कोई नहीं सिखा। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पर्सनल ईयर, वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक करते हैं पहले, और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हमारा, क्योंकि 3 दिन का रहेगा हमारा, ज्यादातर आज आज का दिन हमारा थोड़ा ज्यादा उसमें चला है, कोई बात नहीं, फिर भी जितना टाइम हो उतना कर लेते हैं। और फिर नाम की कंपेटिबिलिटी कैसे ठीक करना, वो सब भी सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं रिकॉर्डिंग को यहीं ऑफ कर देता हूँ, दोबारा से रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि एक नई रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आपको भी थोड़ा इजी होगा देखने में। फिर किसी ने वैदिक नॉलेज देखना है, किसी ने वो पूरा पुराना कोर्स पूरा करना है ना।